Assalamu alaikum. Hello, first year students. Welcome to Legend College. I am Sundar Khan, your lecturer for English. I am Sundar Khan, your lecturer for the course of poetry. This is our first lecture. In this lecture, we will discuss Alexander Pope, as the first poem that we are going to discuss online will be the third canto of The Rape of the Lock. फर्स्ट 50 लाइन्स एज दिस वाज इन योर आउटलाइन. सो अलेक्जेंडर पॉप को अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग एज़ यूजुअल उनकी डेट ऑफ बर्थ हमें पता होनी चाहिए, जो कि 21 मई 1688 है. अगर हम प्लेस ऑफ बर्थ की बात करें तो दैट इज़ लॉम्बार्ड स्ट्रीट लंदन, यानी कि लंदन में, ब्रिटेन इंग्लैंड में आप कह सकते हैं कि उनकी पैदाइश हुई है. पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो उनके फादर का नाम था अलेक्जेंडर पॉप सीनियर और मदर थी एडिथ टर्नर. बोथ जो पेरेंट्स थे वो बाय रिलीजन आप कह सकते हैं रोमन कैथोलिक थे, मींस के कैथोलिज्म को फॉलो करते थे. और इससे पहले कि वो अभी अलेक्जेंडर पोप जो हैं वो अभी 12 इयर्स के ही हुए थे कि उन्हें जो है वो स्मैटरिंग ऑफ लैटिन एंड ग्रीक फ्रॉम वेरियस मास्टर्स, यानी कि आप कह सकते हैं कि फुल नॉलेज या ज़्यादा नॉलेज जो है वो लैटिन और ग्रीक का मिला था. मतलब अभी वो 12 के भी नहीं हुए थे जब उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज था लैटिन का और ग्रीक लैंग्वेज का. और वो उन्हें ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद हासिल किया या किसी लाइब्रेरी से बुक्स पढ़ के उन्होंने हासिल किया, बल्कि मास्टर्स थे जिनके ज़रिए उन्हें ये नॉलेज जो है उन्होंने वो हासिल किया. पॉप जो हैं वो 18th सेंचुरी के इंग्लिश पोइट हैं और ये जो है इनका जो बेस्ट वर्क है, यानी कि अगर हम बात करेंगे किस तरह से पॉप जो हैं वो फेमस हैं, क्या चीज़ है जो उनको फेमस करती है, तो वो है उनकी सैटिरिकल वर्स. यानी कि जिस तरह की उनकी वर्सेस थी, सैटिरिकल वर्स वो एक ऐसी चीज़ है कि जब भी आप बात करेंगे तो पोप का ही नाम आपके सामने आएगा. He is the third most frequently quoted writer in the Oxford Dictionary of Quotations after Shakespeare and Tennyson. अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो एक पॉप का एक लेवल जो है लिटरेचर में वो कैसा था. वो ये है कि जब जो हमारे पास एक डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, जिसके अंदर कोटेशंस हैं डिफरेंट राइटर्स की, क्रिटिक्स की, नॉवलिस्ट की, उनमें पॉप जो हैं वो थर्ड नंबर पर हैं, यानी कि थर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली कोटेड. यानी कि इनकी जो कोटेशंस हैं या इनके जो लाइंस जो हैं जो कोट की गई हैं वो थर्ड नंबर पर हैं. इनसे पहले सिर्फ टेनिसन हैं और शेक्सपियर हैं. मीन्स के इतनी अच्छी कोटेशंस इनकी हैं या इतने ज़्यादा ये जो हैं वो यूनिवर्सली यूज़ किए जाते हैं. ये फेमस है अपने हीरोइक कपलेट की वजह से. जो इन्होंने एक यूज़ किया था पैटर्न वो हीरोइक कपलेट का था. सैटिरिकल वर्स थी इनकी जिनकी वजह से ये फेमस हैं. पॉप को अगर देखा जाए कि पढ़ना किसने सिखाया है तो वो उनकी आंट थी जिन्होंने पॉप को सिखाया था कि पढ़ते कैसे हैं. स्कूल की बात करें तो ये टेफोर्ड स्कूल में गए थे फ्रॉम 1698 टू 1699. मीन्स के इसी के अबाउट ड्यूरेशन है 1698 में या 99 की ड्यूरेशन है जब इन्होंने टेफोर्ड स्कूल को ज्वाइन किया था. 12 इयर्स के थे ये जब इनको एक मैंने आपको इनको जी एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, यानी फिज़िकली डिसेबल हो गए थे वो. और वो भी इस तरह से हुए थे कि उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई थी बहुत ज़्यादा. और उसमें उन हेल्थ प्रॉब्लम्स में की वजह से, और मतलब जिस तरह से फिज़िकली उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो उनको पॉट्स डिजीज़ हो गई थी. और वो जो होती है आप समझें कि एक एंड ये हुआ था कि इनकी जो बैक थी वो हंच्ड हो गई थी. अगर आप इसको देखें तो वो जो एक कोहान सी निकल आती है वो उस तरह की इनकी बैक हो गई थी पॉप की. मई 1709 में Pop's Pastorals was published in the 6th part of Tonson's Poetical Miscellanies and was followed by an essay on criticism published in May 1711. यानी कि 3 इयर्स की ड्यूरेशन है या 2 इयर्स की ड्यूरेशन है. 1709 में इन्होंने अपने पेस्टोरल्स पब्लिश करवाए थे और 1717 में इन्होंने अपने जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म है वो इन्होंने पब्लिश करवाया था. दोनों चीज़ें इन्होंने जो है वो 1709 में और 1711 में जो है वो पब्लिश की थी. फाइनल सेक्शन ऑफ एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म डिस्कसेस द मॉरल क्वालिटीज़ एंड virtues inherent in ideal critic in the ideal critic who Pope claims is also the ideal man. जो फाइनल सेक्शन है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म का, उसके अंदर क्या चीज़ डिस्कस की गई है, उसके अंदर पॉप ने डिस्कस किया है वो तमाम मॉरल क्वालिटीज़, वो तमाम विर्चूज़ जो कि इनहेरेंट होने चाहिए, यानी कि मौजूद होने चाहिए किसी भी इंसान के अंदर उसे एक आइडियल क्रिटिक बनाने के लिए. तो पॉप क्लेम करता है कि वही तमाम जो विर्चूज़ हैं, जो मॉरल क्वालिटीज़ हैं जो कि एक आइडियल क्रिटिक
के अंदर होनी चाहिए वही जो है उसको एक आइडियल मैन भी बनाती हैं। यानी कि जो फाइनल सेक्शन था, जो फाइनल पार्ट था एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म का, जो कि उन्होंने पब्लिश किया था मई 1711 में, उसके अंदर जो उन्होंने चीज़ डिस्कस की थी वो ये थी कि कौन कौन से विर्चूज़ और क्वालिटीज़ हैं जो कि एक मैन को एक आइडियल क्रिटिक और उसके बाद उसे एक आइडियल मैन जो है वो बनाते हैं। रेप ऑफ लॉक जो कि हम लोगों ने इस अपने ऑनलाइन सेशन में हमने डिस्कस करना है, वो पॉप का बहुत ही फेमस पोइम है और ये पब्लिश हुई थी 1712 में। 1712 में जब ये पब्लिश हुई थी तो इसके 3 कैंटोस थे, जबकि दोबारा इसको रिवाइज्ड किया गया था, एक और न्यू वर्जन, इसका रिवाइज्ड वर्जन पब्लिश हुआ था 1714 में और तब इसके 5 कैंटोस हैं। यानी कि अब जो हमारे पास रेप ऑफ लॉक मौजूद है उसके अंदर 5 कैंटोस हैं। एसे ऑन मैन जो है एक और फिजिकल पोइम है पॉप की, और ये जो है ये हीरोइक कपलेट्स में लिखी गई थी और इसे पब्लिश किया गया था बिटवीन 1732 टू 1734। यानी ये वो ड्यूरेशन है जब पॉप की जो फिलोसफिकल पोइम है एसे ऑन मैन वो पब्लिश की थी पॉप ने। Pope intended this poem to be the centerpiece of proposed system of ethics that was to be put forth in the poetic form. अब जो एक होता है ना कि हर इंसान जो होता है जब वो कोई काम करता है तो उसकी एक ख्वाहिश होती है कि वो काम जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाए, उसको किसी ना किसी भलाई के लिए, किसी भी काम की बुनियाद रखने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो पॉप ने ये जो पोइम थी अपनी फिलोसफिकल पोइम एसे ऑन मैन, वो ये चाह रहे थे कि ये पोइम जो है ये सेंटर पीस हो उस प्रपोज सिस्टम की, यानी कि वो सिस्टम जो वो एक प्रपोज कर रहे थे, एक ऐसा सिस्टम जिसके बारे में वो हमें बता रहे थे कि इस तरह का सिस्टम हमें अपनाना चाहिए, और वो एथिक्स का सिस्टम था। वो ये चाहते थे कि हम उस सिस्टम को अपनाएं, उस सिस्टम को हम लोग यूज़ करें जो कि उन्होंने अपनी पोइम में हमारे सामने एसे ऑन मैन में हमारे सामने रखा। यानी कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम हमारे सामने प्रपोज किया था, एक न्यू सिस्टम जो कि एथिक्स के बारे में था, और वो ये चाह रहे थे कि हम उस सिस्टम को यूज़ करें, उस सिस्टम को हम लोग इस्तेमाल करें जो उन्होंने अपनी पोइम में हमारे सामने पेश किया है। इट वॉज़ अ पीस ऑफ वर्क दैट पॉप इंटेंटेड टू मेक इनटू अ लार्जर वर्क। और ये जो एसे ऑन मैन है ये एक ऐसा फिलोसफिकल पोइम थी, एक ऐसा पीस ऑफ वर्क था जिसके बारे में पॉप का ये ख्याल था या ये ख्वाहिश थी, वो ये चाहते थे कि वो इसको एक लार्जर वर्क में चेंज करेंगे, मींस कि वो उसको एक एनहांस करेंगे, रिवाइज करेंगे, उसके अंदर और एडिशन करेंगे। लेकिन वो इतनी उनकी लाइफ नहीं थी कि वो उसको कंप्लीट कर पाएँ, अपनी ख्वाहिश को पूरा कर पाएँ, और उससे पहले कि वो उसको कंप्लीट करते, उसको जिस तरह से वो चाह रहे थे वैसे रिवाइज करते, और उनकी डेथ हो गई। रेप ऑफ लॉक में आज जो हम लाइंस हम लोगों ने आज हमने स्टडी करनी है वो आपकी लाइंस हैं लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 18 तक। हमने ये लाइंस आज स्टडी करनी है। इसमें टेक्स्ट आप लोगों के पास बेटा अगर मौजूद होगा, आप लोग उसको सामने रखेंगे और आप फिर ये लेक्चर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आप लोग इस लेक्चर को समझने के लिए आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको सिंपली जो है वो बताऊँगी लाइन वाइज कि इसके अंदर क्या इसका मतलब है और इसकी क्या एनालिसिस आप लोग जो है पूरे पैसेज की या लाइन्स की, कुछ लाइंस की कैसे कर सकते हैं। आप लोग जब टेक्स्ट सामने रखेंगे और ये जो समरी मैंने लिखी है या जो पैराफ्रेजिंग मैंने की है आपके सामने आप लोग देखेंगे तो आपके लिए उनके मीनिंग्स को समझना और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो स्टार्टिंग लेते हैं हम यहाँ से कि बेलिंडा's boat has finally made it the few miles up the river Thames to Hampton Court, one of the Queen's palaces, and to the party that waits for her there। अब इस लाइन से आपको ये पता चल रहा है कि बेलिंडा जो है वो आपकी हीरोइन है या मेजर कैरेक्टर है या प्रोटैगोनिस्ट है। अब इसके अंदर क्या है, अब बेलिंडा जो हैं उनकी जो बोट है यानी कि जिस कश्ती में वो आ रही हैं वो जो है वो फ्यू माइल्स तक पहुंच गई है, मींस के रिवर थेम्स ख़त्म होने के कुछ करीब है वो, बहुत ज़्यादा यानी साहिल के करीब पहुंची हुई हैं वो। और उसके बाद रिवर थेम्स के साथ ही जो है वो कोर्ट है, हैम्पटन कोर्ट, और ये जो है ये क्वीन का पैलेस है जिसके में वो पार्टी है जिसमें बेलिंडा ने जाना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि बोट जो है जो जिसके अंदर बेलिंडा हैं, जिसके अंदर बेलिंडा ट्रैवल कर रही है, वो बोट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थेम्स रिवर के साइड पर साहिल पर पहुंच रही है। और असल में उस बोट का या बेलिंडा का जो मंजिल है, जो एक जगह है जहां उन्होंने जाना है वो है हैम्पटन कोर्ट। वो एक पैलेस है, यानी कि आपको पता है कि जो आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो एक एक क्वीन या किंग के बहुत सारे पैलेसेस होते हैं। तो ये क्वीन की पैलेस है जहाँ पर एक पार्टी है जिसके अंदर बेलिंडा को इन्वाइट किया गया है और बेलिंडा वहाँ जा रही हैं। आपको पता है कि जब रॉयल फैमिली के फंक्शंस होते हैं तो विदाउट इन्विटेशन आप लोग वहाँ पर एंटर नहीं कर सकते। बेलिंडा के पास इन्विटेशन है, दैट्स वाई शी इज़ गोइंग टू द पार्टी एट द हैम्पटन कोर्ट।
The scene is pretty brutal when it comes to gossip. This bunch of social cutthroats does not play around. Pop gave us a quick glimpse of their small talk and mean comments interspersed with waving fans and snuff talking. अब ये क्या है, अब हमें पॉप जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं रिगार्डिंग द पीपल दैट आर वेटिंग देयर और रिगार्डिंग द पीपल हु आर इंजॉइंग द पार्टी. मीन्स कि आप ये समझें कि अब हमें जो चीज़ पहले हमें पता चला है कि जो हमारी प्रोटैगोनिस्ट है वो पार्टी में अराइव करने वाली हैं, पहुंचने वाली हैं. सेकंड ये है कि अब हमें जो सीन पता चल रहा है वो प्रीटी ब्रूटल है. ब्रूटल का मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि देखने के लिए काफ़ी ख़तरनाक सा लग रहा है, क्योंकि वो जो है वो गॉसिप से रिगार्डिंग है. गॉसिप से मतलब लोग एक दूसरे की बातें सुनते हैं, या जो बातें उन्हें पता होती है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. गॉसिप आप लोग करते हो, जो बातें आपको पता है या तो आप उनका फ़न बना रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो, या इन्फॉर्मेशन जो है वो पास कर रहे हो फ्रॉम वन टू द अदर. अब सोशल कट थ्रोट्स का जो मीनिंग यहाँ आता है, मतलब ये है कि सोशल कट थ्रोट्स में आप ये कह सकते हैं कि वो लोग जो बातें कर रहे हैं, जो गॉसिप कर रहे हैं, जो वहाँ पे बंच ऑफ सोशल कट थ्रोट्स, यानी कि वो बंच का मतलब आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल, और वो उस तरह के पीपल हैं दैट दे डू नॉट केयर अबाउट अदर्स. उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि जो गॉसिप वो कर रहे हैं, जो बातें वो कर रहे हैं, उससे किसी का कितना नुकसान हो सकता है, या उससे किसी की जो है वो कितनी ज़्यादा इंसल्ट हो सकती है, कोई कितना बुरा फील कर सकता है. दे आर जस्ट डूइंग इट. मीन्स कि जिस तरह मैं आपको बताती रहती हूँ कि जिस सोसाइटी की हम बात कर रहे होते हैं, जो हिस्टोरिकल, हम जब कोई एक इवेंट की बात करते हैं या हम कोई हिस्ट्री की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा फोकस होता था वो होता था स्टेटस के ऊपर. तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो तमाम के तमाम हाई स्टेटस से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप देखें पार्टी जो है वो क्वीन के पैलेस पर है. तो यहाँ पर ये हो रहा है कि काफ़ी सारे लोग खड़े हैं और वो तमाम वहाँ खड़े होकर क्या करें, प्रीटी ब्रूटल सीन जो है वो आपके सामने पेश किया जा रहा है. यानी कि एक ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है कि तमाम लोग वहाँ पे खड़े हैं, उनके हाथ में जो है वो, उन्होंने जिस तरह कि आपको पता है कि जो पुराने ज़माने में जो फीमेल होती थी, स्पेशली जो ब्रिटिश होती थी, उनके पास वेविंग फैंस होते थे, यानी हैंड फैंस होते थे, और वो जो होते थे वो उसको अपने फेस के आगे करके जो है वो लॉफिंग एंड टॉकिंग कर रहे होते थे. यानी कि आप ये समझें सिचुएशन ऐसी है कि आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि पार्टी हो रही है और आप जैसे ही एंटर होते हो एक ऑकवर्डनेस सी आपके सामने आती है, क्योंकि सब लोग आपको देखते हैं एंड देन they start talking about you and you don't know whether they are talking in a good way or a bad way. यानी कि आप जैसे ही दाखिल हो आपके बारे में सब बातें करने लग जाओ और आपको फील हो रहा है कि आपके बारे में बात हो रही है, बट यू हैव नथिंग टू डू, यू आप कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये जो उनसे लोग थे, ये उन्हीं लोगों की बात हो रही है कि ये जो है ये सोशल कट थ्रोट्स हैं, और वो सिर्फ मजाक नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ शो कर रहे होते हैं कि हम मजाक कर रहे हैं, वो तंज कर रहे होते हैं, वो सटायर कर रहे होते हैं, वो आपको डिग्रेड कर रहे होते हैं. और पॉप ने हमें इन लाइंस के ज़रिए ये शो किया है, उसने हमें ग्लिम्स पेश किया है कि वो जो ज़माना था जहाँ पे ये, जहाँ से जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पर क्या होता था. लोग मीन कमेंट्स करते थे, छोटी छोटी बातें करते करते वो जो है आपके ऊपर ऐसी कमेंट कर जाते थे, सटायर कर जाते थे कि आप जो है कुछ नहीं कर सकते थे. और ये जो वेविंग फैंस हैं एंड स्नफ टॉकिंग मीन्स एक दूसरे के साथ जो है वो जो जिसके साथ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है या जिसको जितना डिग्रेड करना चाह रहा है उसके साथ खड़ा होकर उस फैन अपने फेस पर रखकर उसके साथ उस तरह से बात कर रहा है. यू हैव प्रोबेबली नोटिस द जस्टपोजिशंस पॉप यूजेस इन दिस सेक्शन, बट जस्ट इन केस वी विल पॉइंट इट आउट टू यू. अब जो जो जस्टपोजिशंस इसके अंदर हैं वो आपने नोटिस कर ली होंगी अगर आप टेक्स्ट रीड कर रहे हैं, अगर आपके पास टेक्स्ट मौजूद है तो. ठीक है, लेकिन हम लोग जो है उसको फर्दर, क्योंकि मैंने आपको डिटेल बता रही है तो हम लोग उसको फर्दर डिस्कस करेंगे. Once again, yep, there's a theme here. The poem places the high and mighty right next to the trivial and frivolous. अब होता क्या है, अब आप ये देखें कि आपको पहले रिवर थेम्स की बात की गई है, जहाँ से जो बेलिंडा हैं, जो आपकी हीरोइन हैं, वो आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता. नेक्स्ट उन्होंने आपको ये बताया है कि लोग जो हैं वो किस तरह के एक सोशल कट थ्रोट्स हैं और किस तरह से एक ब्रूटल सीन आपके सामने पेश किया गया और किस तरह से वो मीन बातें करते हैं, छोटी छोटी बातों में लोगों के ऊपर सटायर करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं. और उन्हें पता है कि दिस इज़ नॉट अ जोक, दे आर डूइंग इट फॉर रियल, दे आर रियली डिग्रेडिंग अदर्स. अगर अब हम लाइन 5 और 6 को देखें तो अब आपके सामने जो लोग आ रहे हैं वो ब्रिटेन स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, यानी कि मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में पॉप के टाइम में जो थे उनको हम कह रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनको आप कह रहे हैं ब्रिटेन स्टेटमेंट्स. ठीक है, और पॉप अगर हमारे सामने लिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो उन्हीं लोगों की बात कर रहा है जो उसके ज़माने के गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, या पॉलिटिशियंस थे या मिनिस्टर्स थे. वो देखें जी, उनके बारे में बात क्या हो रही है. मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस लाइक फॉर डूमिंग द फॉल ऑफ फॉरेन टायरेंट्स.
तो उन लोगों को ये चाहिए, जो आपके मिनिस्टर्स हैं, जो आपके यानी कि जो उस ज़माने के मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस थे, जो ब्रिटिश या ब्रिटेन स्टेटमेंट्स थे, उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए था कि वो डिसीजंस करें या वो बात करें, वो डिस्कस करें फॉर डूमिंग। फॉर डूमिंग का आप मतलब ये समझें कि वो लोग डिस्कस करें, कंडेम करें। फॉर डूमिंग मीन्स के कंडेम करें, कोई गलत चीज़ है तो उसे कंडेम करें, या कंडेम दैट बिफोर इट्स डिस्ट्रक्शन, और यू कैन से फेलियर, यानी कि किसी भी चीज़ की तबाही या बर्बादी से पहले उसको कंडेम ही करना चाहिए, स्पेशली अगर वो ख़राब चीज़ है, कोई गलत चीज़ है, तो हम उसके बारे में बुरी बात ही करते हैं ना। तो होना ये चाहिए था कि उन मिनिस्टर्स को और पॉलिटिशियंस को कंडेम करना चाहिए था द फॉल ऑफ फॉरेन टायरेंट्स, यानी कि जो आप ये समझें कि अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो जो ब्रिटेन के अगेंस्ट लोग हैं, जो ब्रिटेन के अगेंस्ट थे, या आप समझें कि जिनसे ब्रिटेन को वॉर का ख़तरा था, जो दूसरे कंट्रीज़ के जो ऐसे लोग थे जो बहुत पावरफुल थे और उनसे ब्रिटेन को ख़तरा था अपनी इंडिपेंडेंस का। तो होना तो ये चाहिए था कि मिनिस्टर्स और जो पॉलिटिशियंस हैं वो उस चीज़ को कंडेम करें, उसको बुरा भला कहें, लेकिन वो क्या कर रहे थे? बट लुक इन द वेरी नेक्स्ट फ्रेज ऑफ दैट लाइन, ये उनका काम होना चाहिए था कि वो कंडेम करें फॉरेन टायरेंट्स को। ठीक है, टायरेंट आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो, या आप कह सकते हैं लड़ाका सा हो, इस किस्म के लोग जो हैं वो टायरेंट, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बंदा हो। ठीक है ना। वट एल्स डू दोज पॉलिटिशियंस टॉक अबाउट, लेकिन वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, या जिसको वो डिस्कस कर रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं और मिनिस्टर्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं फॉल ऑफ नेम्स एट होम, यानी कि उनका मकसद क्या होना चाहिए था और वो डिस्कस क्या कर रहे हैं। द रेपुटेशन ऑफ गर्ल्स लाइक बेलिंडा, व्हाट अ बंच ऑफ गॉसिप्स दोज पॉलिटिशियंस आर, ये कमेंट है जो हम कर रहे हैं कि ये जो उनसे पॉलिटिशियंस हैं, ये जो हैं असल में इनको काम तो क्या होना चाहिए था, लेकिन डिस्कस ये कर रहे हैं कि निम्स एट द फॉल ऑफ निम्स एट होम्स, यानी कि निम्स को आप कह सकते हैं यहाँ पे यंग गर्ल्स के साथ अगर हम लोग एसोसिएट करते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि उनको डिस्कस तो करना चाहिए था फॉरेन टायरेंट्स को, कि उनके बारे में हमें क्या करना चाहिए, उनको किस तरह से डील करना चाहिए, बट दे आर डिस्कसिंग द फॉल ऑफ नेम्स, यानी कि वो लोग जो यंग गर्ल्स हैं, जैसे कि बेलिंडा आपकी इस पोइम की प्रोटैगोनिस्ट हैं, वो उस तरह की गर्ल्स की रेप्यूटेशन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, वो उसके ऊपर गॉसिप कर रहे हैं, अपने व्यूज़ बता रहे हैं। बट नोटिस टू हाउ द पैरेललिज्म ऑफ द लाइन ऑफ दैट लाइन्स वर्क, अब आपको यहाँ पे पहले जस्टिपोजिशन बताया गया है, अब आपके साथ पैरेललिज्म जो है वो मैं डिस्कस करूँगी। नेम्स का मतलब ये यहाँ पे मैंने आपको दोबारा से बता दिया, अट्रैक्टिव यंग वुमेन्स के साथ हम जो है वो नेम्स के वर्ड को एसोसिएट कर रहे हैं। आर प्लेस्ड राइट नेक्स्ट टू द फॉरेन टायरेंट्स, अब यहाँ पर आप ये देखें पैरेललिज्म कैसे है कि क्या एक तरफ फॉरेन टायरेंट की बात है, हम कह रहे हैं कि होनी चाहिए, दूसरी तरफ हम लोग बात कर रहे हैं निम्स की, यानी कि फॉरेन टायरेंट और निम्स। Kind of associates the tyrants with the flirtatious girls, very silly, but also associate those girls with the tyrants. Have you ever seen a pretty girl bossing around her boyfriend or friends? Yeah, we thought so. मीन्स सिंपल सी बात ये है कि होना तो यही चाहिए ना कि आप लोग या तो गर्ल्स को डिस्कस कर लो या आप टायरेंट्स को डिस्कस करो। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है, यहाँ पर पैरेललिज्म क्रिएट की गई है, पॉप ने इस तरह से क्रिएट की गई है कि पहले उसने बात की है टायरेंट की, देन उसने बात की है निम्फ की। ठीक है, यानी कि अब वो ये कह रहा है कि या तो वो जो टायरेंट्स हैं वो दे आर लाइक निम्स, और या फिर वो ये कह रहा है कि जो निम्स हैं यानी कि यंग अट्रैक्टिव गर्ल्स हैं वो जो हैं वो लाइक टायरेंट्स हैं, यानी कि बिहेवियर ऑफ दोज गर्ल्स आर लाइक टायरेंट्स। तो अब आपसे फॉर एग्जांपल जस्ट जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप उस तरह की गर्ल्स को क्या आप एसोसिएट कर सकते हो गर्ल्स को कि दे आर बॉसिंग अराउंड देयर बॉयफ्रेंड्स और हस्बैंड्स और फ्रेंड्स, यानी कि आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा मीक शाय गर्ल है और क्या आप और ब्यूटीफुल सी अट्रैक्टिव सी वुमेन है ये गर्ल है, और क्या आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे कि शी इज़ अ बॉस और शी इज़ एक्टिंग लाइक अ बॉस, मीन्स शी इज़ अथॉरिटेटिव, यानी कि अथॉरिटी वो रख रही है और वो अपनी हुक्मरानी चला रही है। तो यहाँ पर हमें ये येस वी थॉट सो, यानी कि हमें यहाँ पे यही दिखाया गया है कि जो टायरेंट्स हैं दे आर लाइक फ्लर्टेशियस गर्ल्स, और जो गर्ल्स हैं जो निम्स हैं वो आर दे आर लाइक टायरेंट्स, मीन्स कि दे आर बॉसी एंड दे आर अथॉरिटेटिव। Another juxtaposition comes up quickly in lines 7 and 8। अगर हम लाइन 7 और 8 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक और juxtaposition है। ठीक है, बोज एंड कर्टिसीज प्लीज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड हर सेल्फ। ठीक है, यानी कि अब जो है वो जो बो करते हैं हम लोग सर झुका के जो बो करते होते हैं, आपने अगर इंग्लिश मूवीज़ देखी है तो इसमें आपने देखा होगा कर्टिसीज मीन्स के जो मैनर्स हैं वो तमाम। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम क्वीन ऑफ इंग्लैंड की बात करते हैं, जो
खुद क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी उस टाइम ड्यूरेशन में, जिस टाइम हम पॉप ने ये पोएम लिखी वहाँ पे। अब हम एलिजाबेथ टू की बात नहीं करें, बट हम एन की बात करें, ठीक है। यानी कि आपको मैं ये बता रही हूँ कि क्लियर कट हम कौन सी क्वीन के बारे में पॉप ने जो है वो बात की है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी क्वीन के बारे में पॉप ने डिस्कशन की है, ये बात की है रेप ऑफ लॉक में, तो आप ये याद रखें कि हम एलिजाबेथ टू की बात नहीं करें, बट हम एन की बात करें, क्वीन एन, who reigned from 1702 to 1714। ये जो है वो उनकी टाइम ड्यूरेशन है ड्यूरिंग विच क्वीन एन वाज रूलिंग इंग्लैंड, ठीक है। पॉप इज़ अ लिटिल मोर रिस्पेक्टफुल टू हिज मोनार्क देन ही वाज टू हिज पॉलिटिशियंस। अब यहाँ पे क्या आपको दिखाया गया है, पॉप ने ये शो किया है विद हिज कर्टिसीज एंड बोज कि पॉप जो था वो अपनी क्वीन के लिए, अपने रूलर के लिए, अपने मोनार्क के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, बट वो अपने मिनिस्टर्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुल फील नहीं करता। वो उनको किस तरह से सैटिराइज कर रहा है और किस तरह से, अगर हम उसका कंपैरिजन करें क्वीन के साथ, तो किस तरह से क्वीन को वो रिस्पेक्ट दे रहा है। Here though great Anna, whom three realms obey, dost sometimes counsel take and sometimes stay। अब यहाँ पे है कि आप देखें कितनी ज़्यादा, अगर पोइटिक लैंग्वेज को आप चेक करें तो डिफरेंस बिटवीन, आप जब आपके पास दूसरी भी पोइम्स का जो 7-8 लाइन से पहले की पोइम्स हैं, 6 लाइन्स जो हैं, आप उनको टेक्स्ट को देखें और जब इस टेक्स्ट को आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस फील हो जाएगा कि इन लाइन्स में और उन लाइन्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें थो की जगह उसने इंस्टेड यू की जगह जो है उसने थो यूज़ किया है, एंड डोस की जगह, मतलब डू की जगह उसने डोस्ट, मीन्स के रिस्पेक्ट देने के लिए उसने ये वाली ओल्ड इंग्लिश जो है वो यूज़ की हुई है। Contrast comes in that second line there, where we see that queen in her palace sometimes conferring with her advisors about grand affairs of the state and sometimes just sitting and sipping a cup of tea। अब उन्होंने आपको मिनिस्टर्स के बारे में बताया है कि वो किस तरह के ट्रिवियल और फ्रीवुलस जिसे जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके पास कोई भी ऐसा टॉपिक अच्छा नहीं है जिसके ऊपर उन्हें बात करनी चाहिए, लेकिन वो किस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। डिफरेंस देखें आप, ठीक है, कि किस टॉपिक के ऊपर और किस तरह के अफेयर्स को डिस्कस करना चाहिए, लेकिन वो किस तरह के अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। जब वो क्वीन की बात करता है, अपने मोनार्क की बात करता है पोप, तो वो बता रहा है कि किस तरह से उसने रिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज़ किए, नंबर 1। नंबर 2, वो उसके बारे में, उनके बारे में जब इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि क्वीन कैसी हैं, तो वो बता रहा है कि क्वीन जो हैं वो अक्सर पाई जाती हैं स्टेट अफेयर्स, जो ग्रैंड और इम्पॉर्टेंट स्टेट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करती हुई अपने एडवाइज़र्स के साथ, यानी कि जो उनके, आप समझें जो उन्हें एडवाइस करते हैं, ये जिसके साथ वो डिस्कस करके फैसले करती हैं उनके साथ, यानी अक्सर जो है वो क्वीन अपने जो रूल है उसके लिए परेशान या फ़िक्रमंद नज़र आती हैं और इम्पॉर्टेंट अफेयर्स जो हैं वो डिस्कस करती हुई नज़र आती हैं। लेकिन कभी कभी वो जो हैं वो अपने लेयर टाइम में आपको चाय पीती हुई भी नज़र आएंगी। ये देखें यहाँ पे टी वॉज प्रोनाउंस्ड एज टे, लेकिन आपको क्योंकि ईजी समझ आ जाए इसलिए यहाँ पे टी लिखी हुई है। सो द राइम इन द कपलेट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेयर एज वेल, यानी कि अगर आप टी के बजाय टे का वर्ड ही यूज़ करते हैं तो आपकी जो राइम है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आपको बहुत, जब आप रीड करेंगे तो वो रीड करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। हैव यू एवर रेड US मैगजीन स्टार्स, they are just like us pages, they are just like US pages, all about Brad and Angelina going to the grocery store or Beyonce walking her dog, Queen Anne just like us। अब हुआ क्या है, अब आपको एग्जाम्पल देकर मैं ये बताने की, समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपने कभी US के जो मैगजीन्स हैं, स्टार्स हैं, वो रीड किया हो तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपको डिफरेंट स्टार्स, यानी कि डिफरेंट जो मूवी स्टार्स हैं, जो हीरोज़ और हीरोइंस हैं, जो कि बहुत फेमस हैं, पॉपुलर हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि कभी वो ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए गए, यानी कि जब उन्हें देखा जाए तो वो आम कैजुअल क्लोथ्स में होते हैं और वो ग्रॉसरी शॉपिंग कर रहे होते हैं। कभी आपको दिखाया जाता है कि बेयॉन्स जो है वो अपने डॉग को जो है वो वॉक करवाने के लिए बाहर लेके गई हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। यानी एक जनरल से काम है जो हम लोग डेली रूटीन में करते हैं कि ग्रॉसरी शॉपिंग भी हम लोग करते हैं, कभी वॉक करने के लिए भी हम लोग चले जाते हैं, लेकिन जब कोई पॉपुलर इंसान ये काम करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट में आ जाता है। यही बात वो क्वीन एन के साथ शेयर कर रहा है कि क्वीन एन को वो मतलब स्टार्स के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है, आपको समझाने के लिए। वो इस तरह से कह रहा है कि देखें, काम तो क्वीन एन वही कर रही है ना जो कि उनके हैं, जो कि उनकी ड्यूटीज़ हैं, कि उन्होंने स्टेट अफेयर्स डिस्कस करने हैं डिसीजंस के लिए, और जारी बात है जब इंसान थक जाता है तो उसके लिए वो चलो चाय पी लेता है फॉर रिफ्रेशमेंट, ठीक है। लेकिन वो आपको पोप जिस तरह से आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, आप उस तरीके को देखें, ठीक है।
The last 10 lines of this second foreground, the silliness of the social network of nobles and gentry who hang around the queen's court, partying and flirting, eating and generally making intrigue. This is Belinda's crowd, and as you are about to see, they are a pretty mean clique. ठीक है, क्लीक का मतलब यहाँ पे आप जत्था समझ सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं मतलब जत्था यानी कि आप ये समझें कि जब काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर खड़े हो जाएं तो उसको हम लोग जत्थे का नाम देते हैं, ठीक है। अब उसने आपको क्या बात बताई है, लास्ट 10 लाइन्स यानी कि जो हमने अभी डिस्कस की हैं लाइन्स, उसके अंदर क्या डिस्कस किया है, उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि जो लोगों को क्वीन के पैलेस में जो लोग मौजूद हैं, पार्टिंग करते हुए, खाते हुए, फ्लर्टिंग करते हुए या एक दूसरे के ऊपर टर्न्स करते हुए, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो सोशल नेटवर्किंग नोबल्स हैं, जेंट्री यानी कि हाई क्लास नोबल्स हैं। ज़ाहिर बात है क्वीन के पैलेस में तो हाई क्लास हैं, हाई स्टैंडर्ड लोग हैं, तो वो जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड लोग हैं, बहुत ज़्यादा हाई क्लास से बिलोंग करते हैं। और वो जो हैं आप समझें कि ये वो तमाम लोग हैं जिसके साथ बेलिंडा का उठना बैठना है, यानी कि बेलिंडा जो है वो उनके साथ ही मूव करती है सोसाइटी के अंदर। बेलिंडा जो है उन सब से वाकिफ़ है। एक होती है ना ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो वो बेलिंडा के ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, जत्था हैं। अगर उनके बारे में जिस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, अब आपको असल में होता ये है कि जिनके साथ आप मूव करते हैं वो आपके जैसे ही होते हैं। तो ये तमाम बातें पॉप ने आपसे इसलिए की हैं ताकि वो आपको बता सकें कि असल में बेलिंडा खुद कैसी हैं। आपके होता है ना, ऐसे होता है कि जैसे फ्रेंड्स होते हैं वैसे ही आप होते हैं। तो जब हमने आपके सामने बेलिंडा के उन लोगों की बात की है जिनके साथ बेलिंडा की इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, तो हम असल में आपके सामने बात करना चाह रहे हैं कि बेलिंडा खुद, जो कि हमारी प्रोटैगनिस्ट हैं इस पोइम की, वो खुद कैसी हैं। I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.